क्लास 8 हमने ये आपके चैप्टर पढ़ाया, पाठ 8 पढ़ा दिया है। यह सबसे कठिन समय नहीं, इसकी हम ये बुक एक्सरसाइज करा रही हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। कविता के अनुसार स्टेशन पर अभी भी क्या है? तो भीड़ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे थामने को बैठा है हाथ एक? तो इसमें है गिरती हुई पत्ती को। कविता में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवयित्री निम्नलिखित में से क्या कहना चाहती है? जीवन की आशा अब भी शेष है, यानी होप नहीं छोड़ना है। फिलप से ये चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। फिर है क्वेश्चन है ये थर्ड वाला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क वाला क्वेश्चन है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें से ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिखा है। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कवित्री ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला पॉइंट है, चिड़िया तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है, ये चैप्टर के अंदर था ना। सेकंड वाला पॉइंट है, पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए एक हाथ तैयार है, ये भी पोयम के अंदर था। थर्ड पॉइंट है, स्टेशन पर भीड़ है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर जाती है। फोर्थ है, कोई किसी की प्रतीक्षा करते हुए चिंतित हो रहा है, प्रतीक्षा यानी इंतजार है। फिफ्थ पॉइंट है, दादी नानी अंतरिक्ष से आने वाली बसों की कहानी सुनाती है। ये हो गया इसका आंसर। ख वाला क्वेश्चन है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। ठीक है, इसका आंसर है ये, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, इसलिए है क्योंकि उसे उस तिनके को यथा स्थान रखकर और भी तिनके ले जाने की जल्दी है। वह इन तिनकों को एकत्र कर उनसे अपने परिवार और आने वाले अंडे बच्चों के लिए घोंसला बनाती होगी। इसमें अब ये है ग वाला, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। इसका उत्तर है ग का। अभी भी का प्रयोग करके बनाए गए 3 वाक्य हैं। पहला वाक्य है, यहाँ वर्षा तो सुबह से शुरू हुई और अभी भी हो रही है, यानी काम लगातार हो रहा है। सेकंड वाला वाक्य है, यहाँ सड़क का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। थर्ड वाला वाक्य है, लगता है ट्रेन के आने में अभी भी समय लगे, कंटिन्यूटी में काम हो रहा है। इन वाक्यों में लगातार, निरंतर और बिना रुके चलने वाले कार्यों का भाव निकल रहा है। ठीक है, अब ये वाला है क्वेश्चन, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं और अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर देना, अभी भी है। ठीक है, ये वाला है, दिख रहा है? ठीक है, ये लिखना है यहाँ से। घ वाला, नहीं और अभी भी का एक साथ प्रयोग। पहला वाक्य है, सरकारी सहायता समय पर नहीं मिलने के कारण वह अभी भी अपना काम शुरू नहीं कर पाया है। सेकंड वाला वाक्य है, इस साल समय पर वर्षा नहीं हुई है, किसान अभी भी बादलों की ओर देख रहे हैं। थर्ड वाला वाक्य है, बच्चे अभी तक नहीं आए, लगता है उन्हें अभी भी समय लगेगा। अब ये लिखने के बाद में यहाँ लिख देना लास्ट में, मैं भूल गई थी ये लाइन को। इन वाक्यों में किसी काम के बिना रुके चलने वाले काम कार्यों का भाव निकल रहा है। ठीक है, बिना रुके चलने वाले, बिना रुका नहीं है, कंटिन्यूटी में चल। अब ये देखो, पंक्तियों की व्याख्या लिखनी है। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो ये लिखने के बाद में ये लिखना है, मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, तो इसको मैंने डैश डैश कर दिया है। आप भी कर सकते हो, जैसे ये थामने को बैठा है डैश डैश गंतव्य तक। ठीक है, व्याख्या है, अभी भी पेड़ से गिरती पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार है, अर्थात मतलब गिरते व्यक्ति को सहारा देने वाले लोग आज भी हैं।
लोग अपने अपने प्रियजनों से मिलने आ जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर अब भी बहुत भीड़ है। एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। गंतव्य यानी जहां पर पहुंचना है, मंजिल है। कवयित्री मनुष्य को आशावादी होने का संदेश दे रही है। ठीक है। सेकंड वाला ये है, अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। ये लिखना है डैश डैश, वही मैंने कर दिया है, पूरा नहीं लिखा है। अभी आती है एक बस डैश डैश, कभी कठिन समय नहीं। ठीक है। व्याख्या लिखनी है, कवियत्री प्राचीन काल से ही दादी नानी द्वारा सुनाई जा रही कहानी का आखिरी किस्सा सुनाते हुए कह रही है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर करने के लिए गए थे। वहां पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस न आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष की दुनिया से एक बस आती है। ये बसें भविष्य में भी आती रहेंगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो हे मनुष्य, तुम्हें जरा भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये है, थोड़ा लेंदी है ये वाला। घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी एक कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। ऐसी कोई स्टोरी होनी चाहिए। वो अगर आपको आती है तो वो लिख देना। जो मैंने बताई है वो बहुत बड़ी है थोड़ा, और ये वाला नहीं करना है। ठीक है। ये महाकवि कालिदास का नाम तो सुना ही होगा, उनके ऊपर है, उनसे रिलेटेड एक स्टोरी है बेटा, तो उसको सुनो ध्यान से। वो कैसे महाकवि बने। महाकवि कालिदास की कहानी तो सबने सुनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास बहुत मूर्ख थे। एक बार वह पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उसी समय उधर से कुछ पंडित गुजर रहे थे। उन्हें एक मूर्ख की तलाश थी, क्योंकि उस जमाने की एक विदुषी विद्योत्मा, विदुषी मतलब जो इंटेलिजेंट होती है, बहुत ही, जो शास्त्रार्थ सीखी हुई होती है, विद्योत्मा नाम था उसका, से ये पंडित शास्त्रार्थ में हार गए थे। कुछ पंडित थे ना, तो वो शास्त्रार्थ में उनसे हार गए थे। किससे? वो लड़की से। ठीक है। तो विद्योत्मा ने शर्त रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से विवाह करेगी। उसकी शर्त थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, अपने पांडित्य का प्रदर्शन करके उसको हरा देगा, तो वो उसी से विवाह करेगी। लेकिन क्या हुआ, उन पंडितों को उसने हरा दिया था, तो वो सब उससे जलते थे। उससे बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उस मूर्ख से उसकी शादी कराने का सोचा कि भाई एक मूर्ख पकड़ेंगे और इसकी शादी कराएंगे, तब हमारा बदला पूरा होगा। तो विद्योत्मा शर्त रखी कि शास्त्रार्थ में उसे हरा देगा, उससे विवाह करेगी। विद्योत्मा से हारने के बाद चिढ़े हुए इन पंडितों ने निश्चय किया कि वह व्यक्ति जो उसी डाल को काट रहा है जिस पर खुद बैठा हुआ है, निश्चय ही वज्र मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है। अतः इसकी शादी विद्योत्मा से करा दी जाए। इतना निश्चय कर उन पंडितों ने उस व्यक्ति को बुलाया और उसे समझा बुझाकर पंडितों की वेशभूषा में विद्योत्मा के पास ले गए और उसे महान पंडित तथा अपना गुरु बताते हुए कहा कि इन्होंने मौन व्रत रखा है, इसीलिए ये केवल इशारे से ही बात करेंगे। विद्योत्मा शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। ठीक है। विद्योत्मा शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने एक अंगुली दिखाई, जवाब में उस व्यक्ति ने 2 अंगुलियां दिखा दी। 5 अंगुलियों का जवाब उसने मुक्का दिखा कर दिया। अंत में विद्योत्मा हार गई और उस व्यक्ति से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद उसे ज्ञात हुआ, पता चला कि उसका पति तो मूर्ख है, अतः उसने उसे घर से निकाल दिया। अपमानित होकर वह युवक काली के मंदिर में चला गया और तपस्या करने लगा। इसी से उसका नाम कालिदास हो गया। ठीक है। आगे चलकर उसने अध्ययन किया और विद्वान बनकर पत्नी के पास लौटा। कालिदास ने संस्कृत में अनेक काव्य एवं नाट्य ग्रंथों की रचना की जो आज भी पढ़े जाते हैं। संस्कृत साहित्य में कालिदास की बराबरी का कोई और कवि नहीं हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास ने कठिन परिस्थितियों का सामना कर उन पर विजय प्राप्त की। ठीक है। ये इनसे रिलेटेड कोई स्टोरी है पुरानी। तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देना। ओके बेटा।